वर्चुअल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से, तकनीकी समस्या की वजह से अ, आज की ये वर्चुअल क्लास थोड़ा विलंब से प्रारंभ हो पा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि आज की इस वर्चुअल क्लास में भारत पर अरब तुर्क आक्रमण विषय पर चर्चा की जाएगी। और इस विषय पर चर्चा करने के पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन और मुस्लिम आक्रमणकारी कब आए, इस पर चर्चा करना चाहूँगा। बच्चों, अरब प्रायद्वीप में जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म को ईजाद किया और इन्होंने ही खुदा के पैगाम को अरब प्रायद्वीप की रियाया के सामने प्रस्तुत किया। और इसी वजह से कहा जाता है कि अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय हुआ है। पैगंबर साहब ने अपने आयतों के माध्यम से, जिन आयतों को कुरान में संकलित किया गया और कुरान को इस्लाम धर्म का धर्म ग्रंथ माना गया, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की बात कही थी। और बाद में उनके जो उत्तराधिकारी खलीफा थे, उन्होंने अपने अनुयायियों को इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक हाथ में कुरान लेकर, दूसरे हाथ में तलवार लेकर चारों दिशाओं में आगे बढ़ने का निर्देश दिया। और उन्हीं के निर्देश पर मुस्लिम आक्रमणकारी समुद्र की ओर तो नहीं बढ़ सके, लेकिन जहां स्थल सीमाएं थीं, उन दिशाओं की ओर, उन 3 दिशाओं की ओर अग्रसर हुए। और जैसा कि ये अरब प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र में, यहाँ इसका आविर्भाव हुआ था और यहीं से ये अफ्रीका गए, उत्तर में यूरोप की ओर गए और पूर्व में ईरान, अफगानिस्तान और भारत की ओर आगे बढ़े। ये जो मानचित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने जो तीनों प्रायद्वीपों की बात कही, अरब प्रायद्वीप, यूरोप और पश्चिमी एशिया, यहाँ इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, क्योंकि यही वे क्षेत्र थे जो इनकी अप्रोच में आते थे। ये आपको जो पीला कलर दिखाई दे रहा है मानचित्र पर, ये वो हिस्सा है जहां ये रूप से स्थापित हो सके थे। अरब प्रायद्वीप से बाहर निकलने के बाद इन्होंने तुर्की और ईरान, अफगानिस्तान पर कब्जा किया और इसके बाद ये भारत की ओर बढ़े। हम ये जाने कि इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया, क्या आवश्यकता थी जिसकी वजह से भारत पर आक्रमण किया गया। पहला इनका जो उद्देश्य था वो तो सीधा सा उद्देश्य था कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ये इतने कट्टर थे अपने धर्म के मामले में कि जो खलीफा ने इन्हें आदेश दिया, जो पैगंबर ने इन्हें आदेश दिया, उसका अक्षरशः पालन करना था। और इनका पहला उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। दूसरा इनका उद्देश्य था, या दूसरा कारण हम आक्रमण का ये बता सकते हैं कि इन्होंने इस्लामिक साम्राज्य की जो स्थापना फारस में की थी, ईरान, इराक जिसे हम जानते हैं, वहाँ के राज्य को विस्तृत करना इनका दूसरा उद्देश्य था। और ये अफगानिस्तान तक आ गए थे। और भारत के विषय में इन्होंने ये सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है, आर्थिक रूप से बहुत धन संपन्न है। यदि यहाँ पर आक्रमण किया जाता है तो यहाँ की धन संपत्ति पर अधिक से अधिक अधिकार किया जा सकता है, उसे हड़पा जा सकता है और उस धन संपत्ति से इस्लामिक अनुयायियों
की मदद की जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों यह जान पा रहे हैं कि ये मुस्लिम भारत की ओर क्यों अग्रसर हुए। उसके जो कारण थे वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार और भारत के धन को लूटना। भारत पर सबसे पहले किन मुसलमानों ने आक्रमण किया? आपको ये जानना चाहिए कि ये मुस्लिम कौन कौन थे। तो हम ये बता सकते हैं कि अरब मुस्लिम, जो प्रारंभिक मुस्लिम थे वे अरब मुस्लिम थे, उसके बाद तुर्की मुस्लिम थे, और तुर्की मुस्लिमों के बाद हम मुगल, खिलजी आदि, सैयद, लोदी, अलग अलग प्रकार के मुस्लिमों के बारे में पढ़ पाते हैं। तो जो प्रारंभिक मुस्लिम थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम थे। ये मोहम्मद बिन कासिम का एक चित्र आपके सामने है जो घोड़े पर विराजमान है, और इन्होंने बड़ी ही क्रूरता के साथ भारत के पश्चिमी हिस्से, जिसे सिंध मुल्तान का इलाका कहा जाता है, यहां पर इन्होंने आक्रमण किया था। और इस सिंध इलाके पर राजा दाहिर का शासन था, और राजा दाहिर कोई कमजोर शासक नहीं था, कोई कायर शासक नहीं था। ये देखिए किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने इराक से, पर्शिया से आगे बढ़ते हुए सिंध पर आक्रमण किया था। बिल्कुल समुद्री सीमा से लगा हुआ है सिंध। यहाँ बंदरगाह, कराची का बंदरगाह है, और इस क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जब आक्रमण किया तो राजा दाहिर के साथ उसका भीषण संघर्ष हुआ। राजा दाहिर ने काफी उसे चुनौती प्रस्तुत की, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम संगठित सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर रहा था, और इस वजह से राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम के सामने पराजय का सामना करना पड़ा, और मोहम्मद बिन कासिम की शर्तों पर उसके साथ संधि करनी पड़ी। उसे अपने परिवार की स्त्रियों को उसे सौंपना पड़ा। बहुत सारा धन मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से लूट कर ले गया था, और अंततः सिंध और मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम के सूबेदारों का अधिकार हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान के क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करके इस देश को यह संदेश दे दिया था कि मुसलमानों ने, इस्लामिक अनुयायियों ने इस देश के रास्ते को देख लिया है, और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। भविष्य में यहाँ आक्रमण संभावित रहेंगे। ऐसा ही हुआ। 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए ये मुस्लिम आक्रमण हमें 9वीं शताब्दी में यद्यपि बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन 10वीं शताब्दी में और 11वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर इन आक्रमणों को हम देख पा रहे हैं। अफगानिस्तान से अलबगीन और सुबुतगीन, जो तुर्क सूबेदार थे, उन्होंने भारत की पश्चिमी सीमा पर कई बार आक्रमण किया। भारत के जो हिंदू शाही राजवंश के राजा थे उन पर उन्होंने आक्रमण किए। कई बार उनके साथ संधियां हुई, और हिंदू राजशाही वंश के राजा को परास्त होना पड़ा, संधि उन्हें करनी पड़ी, और अपना धन सौंपना पड़ा। जो तुर्क आक्रमण उल्लेखनीय है वो है महमूद गजनवी के तुर्क आक्रमण। ये वो मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसे हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकते, जिसे भारतीय कभी विस्मृत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1024-25 ईस्वी के मध्य लगभग 17 बार आक्रमण किए, और इन आक्रमणों में कुछ आक्रमण ऐसे थे जो भारत के हृदय स्थल पर किए गए थे, और उसने भारतीय राजाओं को और भारतीय राजाओं के संगठन को या उनके गुट को जिस तरह से परास्त किया था, उससे यह प्रतीत होता है कि महमूद गजनवी की जो सेना थी, महमूद गजनवी का जो नेतृत्व था, उसने भारतीयों को संभलने का मौका भी नहीं दिया था। ये आप देख पा रहे हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किए थे,
राजा जयपाल पर, हिंदू शाही राजा जयपाल पर उसने आक्रमण किया और पेशावर का युद्ध हुआ था। इसके बाद उसने आनंद पाल के साथ युद्ध किया। इसी राजवंश से उन्होंने 1014 में त्रिलोचन पाल के साथ युद्ध किया था। एक 1014 में ही महमूद गजनवी ने थानेश्वर की लूट की थी। थानेश्वर आक्रमण किया, यहाँ के मंदिरों की तोड़फोड़ की। कहते हैं कि यहाँ पर उसने 100 मंदिरों को तोड़ा और चक्रा स्वामी की मूर्ति को अपने साथ वो गजनी ले गया था, जहां किले की दीवार के नीचे उसे दफना दिया था। और शायद इसी वजह से वो अपने आप को बुत शिकन कहलाना पसंद करता था। महमूद गजनवी आगे बढ़ा और उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया। मथुरा के विषय में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली और कर्मस्थली। यहाँ पर देश के हिंदू धर्मावलंबी इकट्ठे होते हैं। यहाँ सैकड़ों मंदिरों का निर्माण सनातन काल से होता आया है। इस स्थल पर आक्रमण करके महमूद गजनवी ने भारतीयों के हृदय स्थल पर चोट की थी। यह वह स्थल था जहां मुस्लिमों का पहला आक्रमण हुआ था और मथुरा पर आक्रमण करके महमूद गजनवी ने यहाँ के मंदिरों में उपलब्ध तमाम धन दौलत को अपने कब्जे में किया और लूटकर गजनी वापस ले गया। महमूद गजनवी हर साल इस देश की ओर आता था और एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा था। थानेश्वर से अगला जो उसका पड़ाव था वो कन्नौज के राजा राजपाल के ऊपर आक्रमण के रूप में हम देखते हैं। उसने कन्नौज के राजा राजपाल, जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित था, आक्रमण किया था और इस युद्ध में राजपाल की निश्चित रूप से पराजय हुई थी। इस युद्ध में राजपाल को यद्यपि चंदेल शासकों का भी सहयोग प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके बाद भी यह युद्ध महमूद गजनवी ने जीता और राजपाल को परास्त होना पड़ा। क्योंकि चंदेल शासक विद्याधर ने राजपाल की मदद की थी, तो महमूद गजनवी इस बात को कभी भी सहन नहीं कर सकता था कि जिस राजा पर उसने आक्रमण किसी अन्य शासक के द्वारा या किसी अन्य राजा के द्वारा मदद प्रदान की जाए, और जिसने ऐसा किया है उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के बाद महमूद गजनवी वापस तो जरूर लौटा था, लेकिन फिर से अपनी शक्ति को संगठित करके वो चंदेल शासक विद्याधर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। विद्याधर के साथ जब संघर्ष करने के लिए वो आगे बढ़ रहा था, उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उसने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया और ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद वो आगे बढ़ा। कालिंजर का युद्ध हुआ। कालिंजर का जो किला है वो बहुत मजबूत किला है, चंदेलों ने निर्मित किया था और इस किले पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हो। महमूद गजनवी ने भी कोशिश की थी इस किले पर विजय प्राप्त करने की, लेकिन आप देखिए कि महमूद गजनवी संगठित सेना के साथ विद्याधर पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन कालिंजर के किले पर वो अधिकार नहीं कर पाया। यद्यपि कालिंजर के किले पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था, फिर भी विद्याधर इस युद्ध से इतना ज्यादा पीड़ित हो चुका था कि उसे महमूद गजनवी के साथ संधि करनी पड़ी थी। यद्यपि इस युद्ध में जय पराजय किसी की नहीं हुई, लेकिन संधि होने का तात्पर्य यह था कि कहीं ना कहीं भारतीय राजा
या जिसे हम चंदेल राजा कह रहे हैं इस समय, विद्याधर कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा था और उसे महमूद गजनवी के साथ संधि करनी पड़ रही थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हम देखते हैं महमूद गजनवी का, वो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि इसमें पीपीटी में आपको जो सन दिखाई दे रहा है वो गलत टाइप किया हुआ है। सोमनाथ पर 1024-25 में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था और ये आक्रमण बहुत बड़ा आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था महमूद गजनवी का, सीधा सा उद्देश्य था कि वो एक प्रसिद्ध शिव मंदिर पर आक्रमण करके हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहता था। और इस मंदिर के बारे में सुना गया था कि अकूत धन संपदा इस मंदिर में मौजूद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका वर्तमान स्वरूप है और ये जो चित्र है ये इसका पुराना चित्र है। महमूद गजनवी के द्वारा जो विध्वंस किया गया था इस मंदिर का, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां विनाश किया गया। आपको आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में इतनी धन संपदा थी कि मंदिर का विध्वंस करने के उपरांत, मंदिर पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, यहाँ की मूर्तियों को तोड़कर, यहाँ का सोने का फाटक लेकर महमूद गजनवी जब वापस लौट रहा था तो 1000 ऊंटों के साथ, 1000 ऊंटों की पीठ पर उस धन संपदा को लादा गया था और उसके साथ वो गजनी लौटा था। उसने उस सोमनाथ मंदिर के फाटक को गजनी के किले के द्वार पर लगाया था। आप समझ पा रहे होंगे कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके महमूद गजनवी ने किस तरह की सफलता प्राप्त की थी और किस तरह से भारतीयों के अहम को, भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, उन्हें चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से, यही वो आक्रमण था जिसकी वजह से आज भी जो भारतीय हैं वो महमूद गजनवी को भूल नहीं पाए हैं। वो अपने आप को बुतशिकन कहलाना पसंद करता था। बुतशिकन का तात्पर्य होता है जो मूर्तियों का विध्वंस करता हो। ऐसा इस्लामिक व्यक्ति, ऐसा मुस्लिम व्यक्ति जो मूर्तियों का विध्वंस करता हो, उसे बुतशिकन कहा जाता था और वह अपने आप को बुतशिकन कहलाना पसंद करता था। उसका जो एक उद्देश्य था, खलीफाओं के माध्यम से जो संदेश उसे मिला था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। तो दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को, भारत को इस्लामिक लोग दारुल हर्ब कहा करते थे। तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन था, जिसके माध्यम से ये मुस्लिम आक्रांता इस देश के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे थे। हम इन आक्रमणों के प्रभावों की बात करें उसके पहले हम मोहम्मद गोरी की चर्चा करना चाहेंगे। उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रांताओं के इस आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये तुर्क आक्रमण लगातार जारी थे और ये देखिए, ये महमूद गजनवी अपने आप को बुतशिकन और गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला, जिसे गाजी कहा जाता था, गाजी कहलाना पसंद करता था। और ये जो दूसरे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी हैं मोहम्मद गोरी, जिसे भी भारतीय जनता कभी भूल नहीं सकती, भुला नहीं पाती है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने भी भारतीयों को तमाम घाव दिए थे। ये 1149 से 1206 के बीच में इस धरती पर उपस्थित रहे, यानी 1149 में इनका जन्म होता है, 1206 में इनकी मृत्यु होती है। 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में मोहम्मद गोरी ने भारत के विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किया था। ये वो पहला आक्रमणकारी था जिसने भारतीयों के राज्यों पर न केवल आक्रमण किया, बल्कि इन आक्रमणों के माध्यम से जिन स्थानों पर विजय प्राप्त की थी, उन स्थानों को उसने अपने साम्राज्य में भी शामिल किया था।
और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिन जिन क्षेत्रों पर वो आक्रमण कर रहा था, कई ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों पर उसने स्वयं आक्रमण किया था, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर उसके कारिंदों के माध्यम से, उसके अनुयायियों के माध्यम से आक्रमण किए गए थे। उसके जो अनुयायी थे, उसके जो सेनापति थे, जिन्हें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम ताजुद्दीन याल्दोज के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम नासरुद्दीन क्वाचा के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं, ऐसे तमाम सेनापति थे जो मोहम्मद गोरी के साथ थे, और ये विभिन्न राज्यों पर आक्रमण करके उन राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। और जिस समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो रही है, उस समय, मृत्यु के समय तक भारत के एक बहुत बड़े उत्तरी भाग पर मोहम्मद गोरी का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। आप देखिए किस तरह से मोहम्मद गोरी ने भारत के विभिन्न राज्यों पर आक्रमण किया। वो सिंध और मुल्तान पर 1175 में आक्रमण करता है, यहां पर उसकी सेना विजित होती है। इसके बाद वो अनिलवाड़ा पर 1178 में आक्रमण करता है, यहां पर मूलराज द्वितीय शासन कर रहा है। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बड़ी जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत की, और हमारे लिए ये एक संतोष की बात है और हर्ष की बात है कि मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह से परास्त किया था। मोहम्मद गोरी की सेना को वापस लौटना पड़ा, मोहम्मद गोरी को वापस लौटना पड़ा, और वापस लौटकर एक बार फिर से संगठित होकर मोहम्मद गोरी ने पंजाब पर आक्रमण किया था। पंजाब पर इस समय मलिक खुसरो, जो कि महमूद गजनवी के समय से पंजाब के क्षेत्रों पर सूबेदारी कर रहा था, उसका शासन चल रहा था। पंजाब पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और वहां पर उसने विजय प्राप्त की। हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान था वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ था, और तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है, जिसे हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान विजित होता है। मोहम्मद गोरी इस पराजय को सहन नहीं कर पाता, वह अपनी सेना को फिर से शक्ति संवर्धन कर एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है, और इस आक्रमण के दौरान जो युद्ध हुआ था उसे तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो कि बहुत प्रभावशाली शासक था, चौहान वंशी शासक था, और इसने मोहम्मद गोरी के साथ भीषण युद्ध किया था, लेकिन अपने सहयोगी राजाओं के विश्वासघात के कारण और मोहम्मद गोरी की शक्तिशाली सेना के कारण पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा, और मोहम्मद गोरी की इस द्वितीय युद्ध में विजय हुई थी। जो अन्य महत्वपूर्ण युद्ध था वो चंदावर का युद्ध था, जो कि कन्नौज के राजा जयचंद्र पर आक्रमण करके किया गया था। इस चंदावर के युद्ध में जयचंद्र, यही वो जयचंद्र था जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। इसलिए जयचंद के इस कृत्य को विश्वासघात के रूप में भी जाना जाता है, और आज भी अगर किसी विश्वासघाती का नाम लिया जाता है तो उसे उसके मूल नाम से न पुकार कर यह कहा जाता है कि यह तो जयचंद्र है। चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को मोहम्मद गोरी के सामने पराजय का सामना करना पड़ा, और उसने जो विश्वासघात पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था या इस देश के साथ किया था, उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी की तरह और आगे बढ़ा और उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। यहां पर चंदेल वंशी शासक परमर्दी देव शासन कर रहे थे। इन्हें मोहम्मद गोरी के सामने एक गंभीर चुनौती प्राप्त हुई थी, एक शक्तिशाली चुनौती प्राप्त हुई थी, लेकिन वो उस चुनौती का सामना नहीं कर सके। युद्ध में
परमर्दी देव को पीछे हटना पड़ा और कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में, उसके सूबेदार के रूप में वहां पर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यह जो विजय ऐबक की विजय थी वो वस्तुतः मोहम्मद गोरी की विजय थी, क्योंकि ऐबक इस समय जो अभियान चला रहा था वो मोहम्मद गोरी के नाम से अभियान चला रहा था। एक और जो सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये बिहार पर और बंगाल पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े और इन्होंने बिहार में इंतुमन, वहां के जो स्थानीय शासक थे, उस पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। बंगाल में इन्होंने लक्ष्मण सेन पर आक्रमण किया और वहां पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह बहुत ही प्रतिभाशाली सेनापति था। आप सोच सकते हैं कि भारत के पश्चिमी इलाके से पूर्वी इलाके की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो करीब 3000 किलोमीटर का इसमें दायरा हमें मिलता है, और 3000 किलोमीटर की दूरी को पार करके एक विदेशी सेना का सेनापति किस तरह से बिहार और बंगाल जाता है और वहां पर विजय प्राप्त करता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो भारतीय राजा थे वो विदेशी आक्रमणों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे या बिल्कुल अवेयर नहीं थे, बिल्कुल सावधान नहीं थे, और यही कारण है कि जब उन पर आक्रमण हुआ तो ऐसे आक्रमणों का वो पूरी तरह से सामना नहीं कर सके और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। और बिहार और बंगाल के ऊपर मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया। बख्तियार खिलजी इतना उत्साहित था इन विजयों से कि उसने तिब्बत पर भी आक्रमण करने का विचार किया था और अपनी एक सेना को उसने तिब्बत के खिलाफ भी भेजा था। वो एक अलग बात है कि तिब्बत का जो रास्ता था वो काफी दुर्गम था और तिब्बत तो दुर्भेद्य माना जाता था उस समय, तो निश्चित रूप से उसकी सेना को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा था और तिब्बत का जो अभियान था वो असफल हो गया था। मोहम्मद गोरी का जो अंतिम समय था उसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में खोखरों ने घेर लिया और खोखरों ने घेर कर उसकी 1206 ईस्वी में हत्या कर दी थी। जो स्थानीय खोखर थे बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, और क्योंकि मोहम्मद गोरी ने स्थानीय कबीलों पर आक्रमण किए थे तो ये कबीले उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे और उसी का नतीजा था कि भारत में आक्रमण करने के फलस्वरूप 1206 ईस्वी में स्थानीय खोखरों ने उसकी हत्या कर दी थी। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये भारत में मोहम्मद गोरी की सल्तनत थी। देखिए इतने बड़े इलाके पर भारत के पश्चिमी हिस्से से लेकर पूर्वी हिस्से तक मोहम्मद गोरी की सेना ने कब्जा कर लिया था। ये एक और चित्र आपको हम दिखा रहे हैं जो कि 1211 ईस्वी का है। यहाँ आप देखिए कि 4-5 सालों में ही, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के तुरंत बाद ही 4-5 सालों में इनकी जो सल्तनत है ये और अधिक विस्तृत हो जाती है। भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उन आक्रमणों के प्रभावों की हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। जो प्रभाव हुए थे उन प्रभावों में आप देखें कि सीधा सा जो प्रभाव हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है भारत पर मुस्लिम शासन की स्थापना हो रही है। यद्यपि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, विजय भी प्राप्त की थी, लेकिन उसने अपने साम्राज्य की स्थापना नहीं की। यही बात महमूद गजनवी के समय भी हम कह सकते हैं। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, कई स्थानों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसने अपने राज्य की स्थापना नहीं की। मोहम्मद गोरी के आक्रमण में जरूर हम ये देखते हैं कि उसने प्रारंभ से ही 1175 से 1206 के बीच में जितने क्षेत्रों पर आक्रमण किए थे उन क्षेत्रों पर उसने आधिपत्य भी स्थापित किया। और यही से हम देखते हैं कि 1206 ईस्वी में जब उसके गुलाम अनुयायियों ने इन क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया तो 1206 से दिल्ली सल्तनत के रूप में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है और मुस्लिम शासन प्रारंभ होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव मुस्लिम आक्रमणकारियों का हमें दिखाई देता है। दूसरा जो प्रभाव था वो हम देखते हैं भारत की आर्थिक लूट। भारत एक धन संपन्न राष्ट्र था, सनातन काल से ही हम ये देखते आ रहे हैं। भारत के पास
अकूत धन संपत्ति थी। यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के राजमहलों में धन की कोई कमी नहीं थी और शायद इसी वजह से इन आक्रमणों को किया भी गया था, ये आक्रमण किए गए थे और अंततः इन आक्रमणों के माध्यम से यह धन संपत्ति लूट ली गई और लूट कर ये मुस्लिम आक्रमणकारी अपने देश पहले फारस में और बाद में गजनी लेकर गए। तो इस तरह से भारत को आर्थिक रूप से बहुत अधिक इन आक्रमणों के माध्यम से लूटा गया था। तीसरा जो प्रभाव हम देखते हैं वो है भारत में केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में केंद्रीकृत शासन की बात करते हैं, देखते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं। हम समुद्रगुप्त के समय में देखते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भी हम देखते हैं कि भारत में केंद्रीकृत शासन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो केंद्रीकृत शासन था अल्प अवधि के लिए हमें दिखाई देता है, बहुत लंबे समय तक ये कायम नहीं रह सका था। लेकिन 1206 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर और मुगल शासनकाल तक लगभग 500 वर्षों तक हम इस देश के अंदर केंद्रीकृत शासन की तस्वीर देखते हैं। इस केंद्रीकृत शासन में बहुत समय तक दिल्ली राजधानी के रूप में केंद्र रहा और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली से शासन करने वाले सुल्तानों या बादशाहों के अधीन शासित होता रहा। जहां तक भारतीय संस्कृति का सवाल है, भारत की संस्कृति भी बहुत अधिक प्रभावित हुई। मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से इस देश में सेना के साथ साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी और लेखक, इतिहासकार भी इस देश की ओर आगे आए थे और इन्होंने आक्रमण के पश्चात बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो इस देश में ही बस गए थे और 1206 ईस्वी के बाद तो मुस्लिम शासकों के साथ तमाम परिवार और तमाम साहित्यकार, विद्वान, बुद्धिजीवी सभी भारत में रह रहे थे और इन्होंने भारत की संस्कृति पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाला। यहाँ की जो कला और संस्कृति थी मुस्लिम कला और संस्कृति से प्रभावित हुई और हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में बहुत अधिक तो नहीं लेकिन मुगल पीरियड में एक हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी संस्कृति हमें दिखाई देती है, जहाँ मुस्लिम लोग भी हिंदू संस्कृति से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, वहीं हिंदू लोग भी मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि भारत में जहाँ विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में प्राचीन काल में बहुत अधिक कार्य हुआ था, उन सृजनात्मक कार्यों को ये मुस्लिम अपने साथ अरब प्रायद्वीप लेकर गए, फारस में लेके गए और वहां से ये सारा का सारा जो ज्ञान था, यहाँ से यह संस्कृति और ज्ञान की जो धारा थी वो अरब प्रायद्वीप से यूरोप पहुंची और फिर यूरोप के लोगों ने मध्यकाल में 16वीं 17वीं शताब्दी में इस ज्ञान को परिष्कृत करके सारे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया और वाही वाही लूटी। यद्यपि ये सारा का सारा ज्ञान और संस्कृति भारत के द्वारा प्राचीन काल में मुस्लिमों को प्रदत्त किया गया था और मुस्लिमों से यह ज्ञान यूरोप तक पहुंचा था। और एक जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, प्रभाव के रूप में हम उसे देखते हैं, वो यह है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक दौर यहीं से प्रारंभ होता है जब मुस्लिमों ने भारत के ऊपर अधिकार किया था, यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था। तो ये सांप्रदायिकता हम 11वीं शताब्दी से ही भारत में देख पा रहे हैं। यहाँ से यह सांप्रदायिकता का दौर प्रारंभ हो रहा है और आज तक इस सांप्रदायिकता को हम झेल रहे हैं। सवाल यह उठता है कि इन मुसलमानों के खिलाफ भारतीयों की पराजय क्यों हुई? भारत इतना विशाल देश था, यहाँ इतने प्रभावशाली, इतने महत्वपूर्ण, इतने शक्तिशाली राजा हुए हैं जिनके नाम ले लेके हम थकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन राजाओं की पराजय हो रही है। इनकी पराजय क्यों हुई? दरअसल भारतीय राजाओं में एकता का अभाव था। उनके सैन्य संगठन को भी हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, वहां भी हमें योग्यता का अभाव दिखाई दे रहा है।
मुस्लिम सेनापतियों को कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ था, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, नासरुद्दीन ख्वाजा हो, ताजुद्दीन याल्दोज हो, या फिर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इतने कुशल नेतृत्व के साथ वो अपने योग्य सेना के साथ भारत पर आक्रमण करते थे और इस वजह से उनकी जीत स्वाभाविक थी। भारतीयों में जातीय भिन्नता भी उन्हें परेशान कर रही थी। भारत में ऊंच नीच का जो प्रभाव था उसको हम नकार नहीं सकते। राजपूत सेना का नेतृत्व करते थे, ब्राह्मण उनका दिशा निर्देशन करते थे, वैश्य मार्केट संभालते थे और जो शूद्र थे वो उनकी सेवा करते थे। जबकि मुसलमानों में इस तरह का कोई भेदभाव हमें दिखाई नहीं देता और इसकी वजह से वो एकजुट होकर किसी भी युद्ध में सामने वाले पक्ष का सामना करते थे। और अंतिम जो हमें दिखाई देता है वो भारतीय परंपराएं और रूढ़ियां कि अगर कोई किसी पक्ष के साथ युद्ध हो रहा है और वो पक्ष भाग रहा है तो हम उसके पीठ पर वार नहीं करेंगे, जबकि इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो दिन रात का फर्क नहीं करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि अगर विरोधी पक्ष भाग रहा है, शत्रु पक्ष भाग रहा है तो हम पीछे से आक्रमण न करें। ऐसा कई बार हुआ जब विपरीत परिस्थितियां थी, तब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीयों पर आक्रमण किए और ऐसी स्थिति में भारतीयों का पराजित होना स्वाभाविक था। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये मानचित्र वो मानचित्र है जहां पर इस्लामिक धर्म से रिलेटेड लोग 1258 ईस्वी तक अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे। ये भारत पर मुस्लिम आक्रमण, भारत पर अरब तुर्क आक्रमण से संबंधित व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत था। यदि इस व्याख्यान से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, बड़वानी से सर। मेरा हाँ नाम बोले बोले। लक्ष्मी यादव है और मेरा क्वेश्चन है कि ताजुद्दीन एल्दोज कहाँ के शासक है? आपकी आवाज कट रही है, आप बताएं, फिर रिपीट करें। ताजुद्दीन एल्दोज कहाँ के शासक है? ताजुद्दीन याल्दोज गजनी पर पहले तो ये मोहम्मद गोरी के अधीन गुलाम था और सूबेदार के रूप में काम कर रहा था, लेकिन मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ये गजनी का सूबेदार हुआ था। जी थैंक यू। जी, और किसी का कोई सवाल हो और कोई जिज्ञासा हो? आप सवाल हेलो। पूछते समय यह जरूर बताएं कि आप किस महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हेलो। बड़वानी से। हाँ बड़वानी से बताएं। सर। जी कैथी बताएं। मनायक। जी बताएं। सर, सिंध के साहिब का आत्मसमर्पण का मुख्य कारण क्या था? सवाल हेलो। समझ में नहीं आया, आवाज कट रही है, दोबारा से पूछें। सर, सिंध के शासक दाहिर का आत्मसमर्पण का मुख्य कारण क्या था? राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए इसलिए मजबूर हुआ था क्योंकि मोहम्मद कासिम की जो सेना थी वो बहुत विशाल सेना थी और उसने बड़ी शक्ति के साथ राजा दाहिर पर आक्रमण किया था और निश्चित रूप से राजा दाहिर को आत्मसमर्पण करना था। हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो सर, नर्मदा काली से तुलसीराम मेहरबार बोल रहा हूँ सर। हेलो, मेरी आवाज। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ बताएं। मैं बैतूल।
हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी। सर सर साल में और ईस्वी में इनमें बीच में कितने का अंतर रहता है? साल में, ईस्वी में? हाँ सर। नहीं, कौन से साल में? क्योंकि तमाम संवत और तमाम मतलब ईस्वी सन एक है और संवत तमाम है। तो आप मतलब किस सन की बात कर रहे हैं, किस संवत की बात कर रहे हैं? नहीं सर, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संबंध होता है और ईयर्स होती है साल में, जी। उनमें 257 का अंतर होता है साल का। देखिए, जो संवत है शक संवत, और एक संवत है विक्रम संवत। शक संवत में हाँ 57 साल का और विक्रम संवत में 78 साल का डिफरेंस होता है। अच्छा, लेकिन जो 200। हेलो शिवप्री। सर। हाँ शिवप्री। हेलो सर, हेलो। बैतुल से। हाँ, बैतुल से बोले। सर मोहम्मद गोरी के पतन में ये खोखरो कौन थे सर? खोखर स्थानीय कबीलाई जनजाति थी जो भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में रहते थे और काफी लड़ाकू थे। और यही कारण है, मैं आपको बताऊं कि जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए आते थे, तो खोखरों का जो बीच का प्रदेश होता था वहां से नहीं आते थे। या तो वो निचले क्षेत्र से आते थे या वो ऊपर वाले क्षेत्र से आते थे। तो खोखरों से वो बचने का प्रयास करते थे। लेकिन मोहम्मद गोरी की एक सेना ने जब खोखरों के प्रदेश से होकर भारत पर आक्रमण किया तो वो इस बात को सहन नहीं कर सके और उन्होंने जब सेना वापस लौट रही थी मोहम्मद गोरी की, तो उस समय मोहम्मद गोरी पर आक्रमण किया। और ये आक्रमण रात के समय हुआ था और मोहम्मद गोरी की खोखरों ने हत्या कर दी थी। थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए।